लिखते हैं केंद्रक। केंद्रक यह कोशिका का बहुत ही महत्वपूर्ण एक संरचना होती है, या मैं बोल सकता हूं कि महत्वपूर्ण घटक होता है। कारण क्या है कि यह कोशिका के समस्त जो उसके अंदर क्रियाएं होती है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि यह कोशिका में किस प्रकार से कहां पाया जाता है, वास्तव में इसकी स्थिति क्या होती है। आपने याद होगा कि मैंने एक प्रयोग करवाया था जिसमें मैंने कोशिका की झिल्ली की एक स्लाइड बनाई थी तथा उसमें मैंने आयोडीन की एक बूंद डाली थी। आप जानते हो कि मैंने आयोडीन की बूंद आप उसमें क्यों डाली थी, और आयोडीन की बूंद डालने के बाद जब माइक्रोस्कोप में देखे तो उसमें क्या सभी प्रकार के कोशिका के अंदर एक प्रकार से यह आयोडीन फैली हुई थी या एक प्रकार से दिख रही थी। हम वास्तव में कोशिका हम जब स्लाइड बनाते हैं तो उसमें कुछ रसायनों का यूज करते हैं। तो कौन सा रसायन? आयोडीन का यूज करते हैं, हम मेथाइलिन ब्लू का यूज करते हैं, हम सेफ्रेनिन नामक रसायन का भी उपयोग करते हैं। कारण क्या है कि कोशिका के अंदर की जो संरचनाएं होती है उन संरचनाओं को और स्पष्ट देखने के लिए उसको रंगाते हैं। अर्थात ये जो सेफ्रेनिन, आयोडीन तथा मिथाइलिन ब्लू होती है यह कोशिका को अभिरंजित करने का काम करती है, रंगने का काम करती है। और प्रत्येक जगह पे यह कोशिका की जो संरचना होती है उसका जो अपना एक ढांचा होता है वो संरचनात्मक ढांचे में अलग अलग जगह पे उसका अलग अलग कलर लेती है। कोई गहरा कलर लेती है, कोई हल्का कलर लेती है। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोशिका के अंदर जो उसका रासायनिक संगठन होता है वो अलग अलग अंगकों का अलग अलग होता है। हम अंगक जब पढ़ेंगे तो हर अंगक का एक रासायनिक संगठन पढ़ेंगे। हम केंद्रक का भी रासायनिक संगठन देखेंगे। तो केंद्रक का अंदर जो द्रव होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव कहते हैं, यहाँ पे हमें कुछ गहरा अभिरंजित कलर मिलता है। और इसके अंदर जो संरचनाएं होती है जिसको हम क्रोमोसोम या क्रोमेटिन नेटवर्क बोलते हैं, इसकी हम संरचना में देखेंगे। अभी मैं सिर्फ ये बताने जा रहा हूं कि कोशिका को हम किस प्रकार से रंगाते हैं और उसमें केंद्रक कैसे बने। यदि केंद्रक को मुझे देखना है कि वास्तव में केंद्रक कहाँ पे स्थित होता है, किस प्रकार से दिखाई देता है, तो हम इसको आसानी से जब हमने कोशिका जो प्याज की कोशिका की स्लाइड बताई थी उसमें भी हमें बीच में एक इस प्रकार से कोशिका के अंदर क्या दिखाई दे, संरचना दिखी थी। ये संरचना क्या है? अगर हम अपने शरीर में या ह्यूमन शरीर में हमें केंद्रक को देखना है तो क्या करोगे आप? एक इस प्रकार से जो आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम की ये पतली क्या है, ये छड़ है, ठीक है। अब ये चोकोबार है, चोकोबार में आइसक्रीम बनती है ना, सब लोग खाते हैं। इसमें इस स्लाइड को लेते हैं तथा गाल या अपनी जो बक्कल केविटी होती है, जो मुख गुहा होती है, यहाँ पे अंदर इस तरह से इसको हल्का हल्का थोड़ा सा आप खुरचेंगे, ठीक है, इस तरह से। और इसमें आपको कुछ मटेरियल दिखेगा थोड़ा सा व्हाइट कलर का। इसको हम क्या करते हैं, इस स्लाइड पे इस प्रकार से रख देते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी की एक बूंद डाल के इसको हम इस पे हम आयोडीन डाल देते हैं या सेफ्रेनिन डाल देते हैं तथा एक बूंद डाले और उसको हम माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें क्या संरचना दिखाई देगी? हमें उसमें इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। यहाँ पे जो बीच में एक संरचना दिखेगी इसी को हम क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। तो समझ में आया कि केंद्रक कहां पे होता है? कोशिका के बीचों बीच। लेकिन अगर ये पादप कोशिका है तो पादप कोशिका में यह केंद्रक की स्थिति क्या होती है? पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति थोड़ी सी केंद्र से हटके एक साइड स्थिति है। कारण क्या है कि पादप कोशिका में यहाँ पे बड़ा सा राजधानी पाई जाती है जिसके कारण यह केंद्र में नहीं होता है। लेकिन जंतु कोशिका में इसकी स्थिति जो होती है वह केंद्र में होती है। अब हम इसकी संरचना को देखते हैं, फिर उसका पूरा
संगठन देखते हैं तथा उसके कार्यों की पूरी देखते हैं। अभी हमने सिर्फ उसका स्थिति किस प्रकार से वह दिखाई देता है। केंद्रक जो कि कोशिका का अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण एक संरचना होती है, इसको हम इसकी खोज के बारे में थोड़ा सा प्रकाश जरूर डालना चाहूंगा कि केंद्रक की खोज सबसे पहले 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट थे या वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले केंद्रक को कोशिका के अंदर देखा। यह कोशिका का बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना होती है, क्योंकि इसमें जो कोशिका के सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि यह कोशिका का एक सीपीयू या मेन केंद्र होता है, जिसके द्वारा समस्त कोशिका के क्रियाकलापों को यह नियंत्रित करने का काम करता है। तथा इसके बीच में जो केंद्रक यहाँ पे पाया जाता है कोशिका में, इसमें कुछ इस प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसको कि हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। यह डीएनए संबंधित, इसमें डीएनए की संरचना होती है यह, जिसमें कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन संचित होती है। इसके बारे में अगर मैं बात करूं कि केंद्रक का अध्ययन कोशिका के अंतर्गत, कोशिका विज्ञान के अंतर्गत जिस क्षेत्र में या जिस ब्रांच में करते हैं उसको केरियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? केरियोलॉजी। केरियोलॉजी का मतलब क्या होता है? केंद्र। केरियोलॉजी, केंद्रक का अध्ययन कोशिका विज्ञान की जिस ब्रांच में करते हैं इसको हम केरियोलॉजी कहते हैं। याद रखना कि केंद्रक का अध्ययन जिस ब्रांच में करते हैं उसको हम केरियोलॉजी कहते हैं। अब हम केंद्रक की थोड़ी संरचना देख लेते हैं। केंद्रक कोशिका के मध्य में पाया जाता है, लेकिन सभी कोशिकाओं में नहीं। कुछ कोशिकाओं में यह पादप कोशिका में क्या होता है, थोड़ा केंद्र से हटके एक साइड होता है। तथा यह सभी जीवित कोशिकाओं में लगभग पाया जाता है। कुछ कोशिकाओं को छोड़ दिए, जैसे हमारे आरबीसी में यह नहीं पाया जाता, लेकिन मेंढक की आरबीसी की हमने बात की थी तो उसमें पाया जाता है। यह भी एक डबल भित्ति की बनी हुई संरचना होती है। ये इसकी वाल जो होती है कैसी होती है? डबल भित्ति वाली। इस प्रकार से इसकी वाल होती है, या जिसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली। ये वाल है इसकी। यह किस प्रकार से है? द्विस्तरीय है, इस प्रकार से। ठीक है। इसके अंदर एक और गाढ़ी संरचना पाई जाती है गोल, जिसको कि हम केंद्रिका कहते हैं। और इसमें इस प्रकार से अनियमित आकार की कुछ धागे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। और इसके अंदर जो द्रव पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव। अब इसका नामांकन कर देता हूं। ये सबसे बाहर क्या है? ये केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली, ठीक। ये जो छिद्र होते हैं इसको बोलते हैं केंद्रक छिद्र। केंद्रक छिद्र। यहां पे अंदर आपको जो संरचनाएं दिखाई दे रही है इसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल। और ये जो होती है इसको क्या बोलते हैं हम? केंद्रिका। और क्या दिख रहा है? केंद्रक छिद्र हो गए, केंद्रिका हो गया। इसके जो पदार्थ अंदर रहता है इसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव। ठीक है। अभी केंद्रक से सटी हुई एक संरचना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जो इस प्रकार से बाहर होती है, लेकिन इसको हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन यह केंद्रक से सटी हुई एक संरचना होती है, इसको हमें नहीं पढ़ना है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो केंद्रक में हमें संरचना में क्या क्या दिख गया?
सबसे बाहर एक कवरिंग होती है इसके ऊपर, इसको बोलते हैं हम केंद्रक झिल्ली, जो कि यह द्विस्तर की होती है तथा इसके बीच बीच में छिद्र होते हैं जिसको हम केंद्रक छिद्र कहते हैं। ठीक, अब इसमें एक धागेनुमा संरचना होती है जिसको कि हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं तथा इसमें जो द्रव पाया जाता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव बोलते हैं या न्यूक्लियोप्लाज्म, तथा इसमें एक गोलाकार संरचना होती है जिसको हम केंद्रिका कहते हैं। अब इसके अंदर जो इस प्रकार धागेनुमा संरचना है यह बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना होती है। अभी थोड़ी सी इसकी बात करूं कि छिद्र क्यों है कोशिका यहाँ पे, तो आपने देखा होगा कि यह केंद्रक जो होता है कोशिका के अंदर, यह कोशिका द्रव में स्थित होता है या साइटोप्लाज्म में स्थित होता है तथा उस साइटोप्लाज्म तथा इस केंद्रक द्रव के बीच में क्या होता है, बाहर की तरफ क्या है, कोशिका द्रव, समझिए ना, ये कोशिका है, कोशिका के बीच में क्या है ये, तो ये क्या है, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव, और ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव। अब इन दोनों के बीच में पदार्थों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, इस केंद्रक छिद्र के द्वारा। कोशिका के यहाँ पे कोशिका के अंदर जो जीवद्रव्य तथा केंद्रक के अंदर जो केंद्रक द्रव होता है उनमें पदार्थों का आदान प्रदान इस कोशिका या केंद्रक छिद्र के द्वारा होता है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि यह जो धागे की समान संरचना होती है यह क्या है और इसका क्या काम है। यह जिसको कि हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं, जब कोशिका विभाजन होती है, कोशिका विभाजन का मतलब क्या होता है, जब एक कोशिका से दो कोशिका बनती है। हमारे जीवों में कोशिका विभाजित होती है, यह प्रक्रिया हमारे जीवन में चलते रहती है। नई कोशिकाएं बनती है, पुरानी कोशिकाएं मरती है, नई कोशिकाएं बनती है। हर कोशिका के हमारे अलग अलग लाइफ होती है, कोई 10 दिन, कोई 15 दिन, कोई 2 महीने, कोई 4 महीने, कोई 4 साल, कोई 10 साल, इस प्रकार से अलग अलग कोशिका की क्या होती है, लाइफ होती है। जैसे अगर मैं सर की अगर मैं तंत्र की कोशिका की बात करूं तो यह पूरे जीवन भर ही जीती है। अगर मैं बात करूं कि हमारे अंदर जो ब्लड में आरबीसी पाई जाती है तो इसकी 120 दिन तक लाइफ होती है, तो यह चलते रहती है और ये कोशिकाएं विभाजित होती है। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल, या जिसको कि मैं क्या बोलता हूं, यह क्रोमेटिन मटेरियल अभी तो हमें किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जाल के समान दिख रहा है, धागे के समान संरचना, पतली संरचनाएं दिखाई दे, लेकिन यह कोशिका विभाजन के समय यह संरचनाएं थोड़ी मोटी हो जाती है, जिसको कि यह छड़ के समान संरचना होती है। और यह जो संरचना होती है यह डीएनए तथा प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। अभी डीएनए क्या है, डीएनए इसको हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी से डीऑक्सी, एन से न्यूक्लिक और ये से एसिड, डीऑक्सी राइबो, राइबो बीच में डीऑक्सी राइबो, डी का मतलब डीऑक्सी राइबो, एन का मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक और ए का मतलब एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। यह हमारा प्रमुख अनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ, यहां लिख देता हूं, डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ होता है, अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ का मतलब क्या होता है कि ऐसा पदार्थ जो अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करने वाला पदार्थ हमारे शरीर में पाया जाता है, जो कि क्रोमेटिन मटेरियल या जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, वह डीएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। यही संरचना क्रोमेटिन मटेरियल कोशिका विभाजन के समय जब छड़ के समान मोटी संरचना हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम में कुछ इस प्रकार माले के समान संरचना पाई जाती है, जैसे दाने दाने बिंदु बिंदु के समान संरचना पाई जाती है, जिसको हम जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन। तो अनुवांशिक पदार्थों का जो वाहक होता है वह जीन होता है, तथा
जो क्रोमोसोम होता है वह क्या होता है, जो अनुवांशिक पदार्थ होता है तथा उन अनेक अनुवांशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसको वहन करने वाला जो पदार्थ होता है, जो कि जीन कहलाता है। यह भी एक डीएनए का ही बना होता है। कैरियोलॉजी, तो कैरियो का मतलब क्या होता है, केंद्र, और लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन। अगर हम कैरियो का बात करें तो इसी के आधार पे कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, केंद्र, प्रो का मतलब होता है आदि या प्रिमिटिव या पुरानी कोशिकाएं, मतलब एकदम नई या एकदम इनिशियल जो कोशिका बनी थी, इसको हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं या आदि कोशिका बोलते हैं, आदिम कोशिका बोलते हैं। पहले उस कोशिका में और इस कोशिका में अंतर यह होता है कि यह जो केंद्रक होता है इसमें केंद्रक और स्पष्ट नहीं होता, तथा यह जो केंद्रक झिल्ली होती है यह भी उसमें नहीं पाई जाती है, तथा यह क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वह उसमें बिखरा पाया जाता है, तथा उसमें कोशिका अंग जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सारी संरचनाएं जो उसमें कोशिका की झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो अब हम इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कोशिका जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और यूकैरियोटिक कोशिका होती है, यह किस प्रकार से भिन्न होती है। तो यह हो गई केंद्रक की संरचना।